तहलका इंडिया न्यूज. Please like and share and don't forget to subscribe. नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई फिर से टल गई है। 29 तारीख को एक नई तारीख आई है सामने। इस तारीख को लेकर भी सवाल यह है, क्योंकि 5 जजों की जो बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही थी, उस पर मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने एक जज यानी कि जस्टिस ललित पर सवाल उठाए थे कि वो कल्याण सिंह के पक्षकार रह चुके हैं, कल्याण सिंह के वकील रह चुके हैं, इस लिहाज से वो इसमें वकील जज किस भूमिका में रह सकते हैं। इस पर तमाम सवाल उठाए गए, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में अब एक नई बेंच बनेगी। 29 तारीख से इस पर सुनवाई होगी, यानी कि एक बार फिर से तारीखों के फेर में अयोध्या विवाद उलझता हुआ नजर आ रहा है, जिससे साधु संतों में भी नाराजगी इसके बाद देखने को मिल रही है। तो वहीं सियासी गलियारों में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। सबसे पहले आपको बयान सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो न्यायालय का मामला है और भारत के न्यायालय ने जब भी संकट के क्षण आए हैं और परीक्षा की घड़ियां आई हैं, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार और चौंकाने वाले निर्णय दिए हैं और न्यायालय पर सबको भरोसा करना चाहिए। उनको डेट जो भी दी गई है उस पर भरोसा करके देर सवेर जब भी निर्णय आएगा, वो एक अपने आप में मुझे जो लगता है एक मिसाल बनेगी कि भारत की न्याय प्रणाली वास्तव में दुनिया में अनूठी न्याय प्रणाली। देखिए, ये क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है और सरकार जो है आखिरी पड़ाव पे चल रही है, तो सरकार को इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अब इसमें सरकार क्यों इतनी जल्दबाजी दिखा रही है? 4.5 साल से ज़्यादा हो गए, चुनाव सामने है। अगर चुनाव को दृष्टिगत रखते अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ये देश पूरे विश्व के अंदर देश की एकता और अखंडता जो है आज भी ये संदेश देती है कि सर्वधर्म संभाग के देश में रहने वाले हम लोग हैं। इसलिए भाजपा को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि 4.5 साल तुमने मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, अब जो भी होगा वो जो निर्णय होगा कोर्ट का, उसको सब दोनों पक्ष मानेंगे। थोड़ा सा झटका है, लेकिन माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। थोड़ा सा जल्दी हो जाता तो एक जो भावना है लोगों के दिलों में कि राम मंदिर जल्दी बने, उसे कहीं ना कहीं बल मिलता। इस तरह से डिले करने पे, क्योंकि कांग्रेस के नेता हम लगातार देख रहे हैं वो बैकडोर से अपनी कोशिशों की वजह से लगातार डिले कराने का काम कर रहे हैं इस मुद्दे को, और इसे राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं जी देखो ये कमिटमेंट, ये ऐसे ये वैसे। कांग्रेस बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक भावनात्मक मुद्दा है कि भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ बनना चाहिए और वहाँ नहीं बनेगा। तो बयान आपने सुने उत्तराखंड से नेताओं के, कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे थे इस तारीख के बाद। अब आपको बयान सुनाते हैं इस्लामिक पक्षकार इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। तारीखें मिलती रहती हैं तो कोर्ट की तो ये मुकदमे में कोई नई बात तो है नहीं, कोर्ट कचहरी कोई नई बात तो है नहीं कि मुकदमा कब से चल रहा है, कब ख़त्म होगा, कब शुरू होगा। क्योंकि जो है लोग कचहरी जब जाते हैं तो अपने मर्जी से जाते हैं। अदालत कब सुनवाई करती है वो काम जो है अदालत का है। कोर्ट फैसला आज करे, अभी करे, कब करेगा वो कोर्ट की जिम्मेदारी है। हमारा कोई कोर्ट के ऊपर कोई दबाव नहीं है, संविधान के ऊपर कोई दबाव नहीं है। संविधान चलता है सबूतों के आधार पे, क्योंकि हिंदुस्तान जब बना है तो जो है न्याय बन चुका है, कोर्ट बन चुकी है, फैसला करने वाले सब मौजूद हैं। कोर्ट फैसला करेगा, हम उसको मानेंगे। देखिए, मैंने शुरू से अभी मैंने कहा बेंच बैठी है, हेयरिंग शुरू हो जाए, बेहतर है, जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाए, मुल्क में सुकून अमन और चैन रहे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, वो 5 बेंच तो बननी ज़रूर है, लेकिन उसमें एक भाई संविधान के लिहाज से अगर मुसलमान यहाँ का नागरिक है तो उनको सोचना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को कि एक मुसलमान जज होना बहुत ज़रूरी था, ताकि कल के लिए कोई उंगली ना उठा सके। और मैं चाहता हूँ कि अगर एक जज मुस्लिम रहे तो बेहतर था। और अदालत जो भी फैसला दे ठीक है, नहीं है कोई फैसला देगा तो मुसलमान मानने के लिए हमेशा कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो अदालत फैसला देगी हम लोग मान।
तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार क्या कुछ कह रहे थे इस मामले पर, वो भी आपने सुना। इस फैसले के बाद या फिर तारीख जो टली है, तारीख जो नई मिली है 29 जनवरी की, इस पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वो घड़ी आ गई जिसका देश को इंतजार था। देश के 132 करोड़ लोग चाहते हैं कि राम मंदिर पर निर्णय जल्दी हो। सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई शुरू हो गई है। अब इंतजार ज्यादा नहीं बचा है। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और उस न्याय को सब स्वीकार करेंगे। कार की या बीजेपी की मंशा पर वही लोग सवाल उठाते हैं जिनकी मंशा राम मंदिर निर्माण को रोकने की है। भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव लिया था, उसके बाद से हमारा स्टैंड साफ है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। और इस विषय पर अब अदालत में ये मामला चलते चलते 5 जजों की बेंच उसकी सुनवाई कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा और देश के अंदर सबकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द। तो शाहनवाज हुसैन जो कह रहे थे कि जल्द ही इस मामले पर तस्वीर स्पष्ट होनी चाहिए और जल्द ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आना चाहिए, लेकिन एक बार फिर से यह फैसला टल गया है 29 जनवरी तक। 29 जनवरी को नई बेंच बैठेगी। जो जस्टिस यूयू ललित थे, उनकी जगह नए जज को इसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद 5 जजों की बेंच एक बार फिर से बैठेगी। फिर यह तारीख तय की जाएगी कि अगली सुनवाई अब कब होगी, या रूटीन में सुनवाई होगी, प्रत्येक दिन सुनवाई होगी या नहीं होगी। इन सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपके साथ करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अमरजीत सिंह जी है। स्वागत है अमरजीत सिंह जी। खुर्शीद अहमद साहब हैं, इस्लामिक जानकार हैं। हमारे स्टेट हेड उत्तराखंड वकील अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले खुर्शीद साहब आपके पास आएंगे, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं, कई लोग नाराजगी भी जता रहे हैं कि देर काफ़ी हो गई और एक बार फिर से 29 तारीख तक के लिए टाल देना ये ठीक नहीं है। असल बात ये है कि जो हम बार बार इस पहलू पे डिस्कस करते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के ऊपर ही सवाल पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात का फैसला करना है जहां पर हजारों डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस वक्त उनको लीजिएबल इंटरप्रिटेशन के साथ में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है, और हज़ारों ऐसी एडिफाइस हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि उसके बिना के ऊपर क्या इंसाफ हो। क्वेश्चन है कि इंसाफ होना है, इंसाफ दिखना भी चाहिए। खाली ये नहीं कि इंसाफ होना है, इंसाफ दिखना भी चाहिए। और उसके लिए पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है भारत की, ये किस तरह से इन हक़ाइक़ को और इन चीज़ों को इंसाफ के रूप में कन्वर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट ये भी जानता है कि इंसाफ कैसे होता है। जैसे मुगलिया सल्तनत के टाइम के अंदर, जहांगीर के टाइम के अंदर, जहांगीर का इंसाफ आज भी लोगों के जहन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में है, भले ही हम लोग भूल गए हैं। वो इंसाफ ये था कि जहांगीर की बीवी नूरजहां से एक गलती से तीर चला और उससे एक धोबी की मौत हो गई। तो जहांगीर ने यह पेश किया कि मैं खुद इस बात का मुल्जिम हूं, और वो तीर कमान दे करके उस धोबी की जो महिला थी उसको कहा कि आप मेरे ऊपर इसी तरह से तीर चलाएं और मुझे उसी तरह से आप जो है तीर मारें जिस तरह से आपके शौहर के लगाए। तो ये इंसाफ का तकाजा हमारा जो है बरसों से चला आ रहा है, हमारी नस्लों के अंदर चला आ रहा है। अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल जैसे हमने कहा वैसे ही इंसाफ मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। जो डेट्स मिल रही हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट तरीके से हैं, जो बिल्कुल इंसाफ के तराजू के ऊपर सही हैं, और उसमें हमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो डेट मिल रही है वो रेलेवेंट डेट है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डेट दी जा रही है, प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसी के आधार पर फैसला होना चाहिए। अमरजीत जी, लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर भी है लोगों की, और जो साधु संत है, तमाम लोग जो नाराजगी जता रहे हैं इस मामले के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी कम से कम इस मामले को जल्दी निपटा देना चाहिए। देखिए, जैसा आपको पता है कि आज तो केवल एक तारीख तय होनी थी, और रही बात साधु संतों की, साधु संतों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है, और एक बड़ा जायज़ मुद्दे पे राजीव धवन ने जैसे आज कहा कि ये आज जो वकील हमारे यूयू ललित थे जज साहब, ये उस समय में कल्याण सिंह जी की तरफ से जब उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, और जब उनको
एक दिन की सजा भी हुई और 20,000 रुपये जुर्माना भी लगा, तो उन्होंने उस पर अपना सवाल उठाया। और सवाल उठाते ही जबकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐतराज़ नहीं है, तो ये सुन करके यूयू ललित जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को से बाहर करता हूँ, मैं इस बेंच से। तो अब इतनी बात पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने 29 तारीख दे दी है तो उनको धैर्य रखना चाहिए। इसमें ज़्यादा बवाल करने वाली मेरे को तो कोई बात लगती नहीं। जैसा अभी भाई साहब ने भी कहा कि इसमें लगभग 7-8 हज़ार तो अभी कागजों का इसमें एविडेंस लगे हुए हैं, बाकी चीज़ें हैं जिसका इन्होंने ट्रांसलेशन करनी है, उसमें समय लगना है। और ऐसा भी नहीं कि 29 तारीख को ही कोई फैसला आ जाएगा, 29 के बाद तो फिर आगे तय होना है कि कौन सी डेट लगेगी। तो इसमें जल्दबाजी वाला कोई फैसला आ जाए या ये कोई फैसला आज आ जाना था, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनको धैर्य से सब्र करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पे इनको आदर सम्मान और विश्वास रखना चाहिए और उसको इंतजार करें कि क्या सुप्रीम कोर्ट पे जल्द निर्णय देता है। धैर्य से फैसला सुनना चाहिए, क्योंकि कई फाइल्स भी हैं, इन फाइलों का भी जिक्र किया गया जिनका ट्रांसलेशन होना है, और एक वजह वो भी बताई जा रही कि इस वजह से भी डेट को 29 किया गया। वकील साहब, जिस तरह से आज पूरा प्रकरण सामने आया, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, इसको लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो जो साधु संत हैं या फिर जो अन्य लोग हैं, जो बीजेपी है, ये लोग भी उठा रहे हैं। इस बात को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि जो यूयू ललित पर सवाल उठाया गया, क्या वो सवाल जायज था या नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो ये है दिग्विजय कि इस मुद्दे को जिस तरीके से एक राजनीतिक रंग हर बार दिया जाता है, वही पहलू इस बार भी दिया जा रहा है जी। क्योंकि इस दौरान अलग अलग फिरके हैं। अगर आप साधु संतों की बात करते हैं दिग्विजय, तो साधु संत, ऐसा नहीं है कि साधु संत सभी साधु संत इस पक्ष में हैं कि न्यायालय का इंतज़ार ना करके और जितनी बेताबी और जितनी जल्दी दिखा रहे हैं, सभी साधु संत ऐसे नहीं हैं। कुछ साधु संत ऐसे भी हैं, कुछ बयान भी सामने आए हैं जो पहले अपने मुल्क के हितों को और विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का मालूम है कि अगर उस जगह पर अब भी अगर जो है ना बदस्तूर पूजा हो रही है, हालांकि स्पष्ट तौर से अगर इस बात को कहना नाजायज नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ पर नमाज की अदायगी तो नहीं हो रही है, उस मौके पर पूजा हो रही है, लेकिन फिर राजनीतिक रंग जिस तरीके से चढ़ता है, हालांकि जब से भाजपा सत्ता में आई है, इस बात की सुगबुगाहट और आमतौर से साधु संतों को एक आश्वासन देकर पूरी तरीके से यकीन दिला गया था कि राम मंदिर का निर्माण वहीं पर होगा, तो जाहिर सी बात है जब उन लोगों के सामने ये बात रखी गई थी वो तो उतावले होंगे ही होंगे, लेकिन एक फिरका ऐसा भी है। आपको रोकना चाहूंगा, फोन लाइन पर इस वक्त अशोक पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी करीबी से इस मामले को देखते हैं। अशोक पांडे साहब, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। चर्चा इस बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है अयोध्या मामले को लेकर, एक और नई तारीख 29 तारीख सामने आई है और कई जो साधु संत हैं, कई लोग नाराजगी भी जता रहे हैं कि देर बहुत हो गई। ऐसा है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मसला ऐसा है जिसमें न्यायालय कोई बात डिसाइड नहीं कर सकता। कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि वहां मंदिर बने या मस्जिद बने, वो जनमानस का मुद्दा है। और सर्वोच्च न्यायालय में कहीं ये याचिका है ही नहीं कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो हाई कोर्ट ने जो वहां अयोध्या की जो जमीन है उसके जो 3 हिस्से कर दिए, इस बात की चुनौती है कि साहब जो प्रे की नहीं गई थी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने वो जब प्रे नहीं की कि हमें जमीन बांटो, उन्होंने जमीन अपने हिसाब से 3 टुकड़ों में बांट दी। और मंदिर का मसला आस्था का मसला है, वहां मंदिर बनने की कोई बात ही नहीं, ऐसी नहीं है। ये पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है सरकार के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर। भाई ये बताइए, वहां मंदिर की तो बात ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आपका जन्म कहां हुआ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपका जन्म कहां हुआ? बताइए अब। देहरादून में। देहरादून में। मैं कहूं नहीं आपका जन्म कानपुर में हुआ है, तो आप इसको कतई मानेंगे ही नहीं। वहां झगड़ा मंदिर बनाने का है ही नहीं भाई। मंदिर मस्जिद तो कहीं बन सकते हैं, उस स्थान का झगड़ा ये है कि वो श्री राम की जन्मभूमि है और जन्मभूमि बदलती नहीं, जन्म स्थान गर्भगृह बदलते नहीं है, वो संसार में कहीं भी हो। ये पूरा झगड़ा, ये पूरा मामला पूरी तरह, ये जब तक राम मंदिर वोट का मुद्दा बना रहेगा तब तक न सुप्रीम कोर्ट न कोई भी अदालत इस बारे में कुछ फैसला नहीं कर सकती। ये कोई
बहुत ही प्रबल इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री या प्रबल अशोक पांडे जी, जमीन को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि विवाद है, जमीनी विवाद है ये, लेकिन इस पूरे मामले पर जमीनी विवाद भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कहते हैं कि सरकार को एक काम कर देना चाहिए कि जमीन को जो मंदिर के पक्षकार हैं उन्हें दे देना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर भी तो कुछ फैसला नहीं हो पा रहा। बस ये अब आपने सही सवाल किया है कि वो जमीन का विवाद है, मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं है। और मंदिर मस्जिद जो है ये देश के 125 करोड़ लोगों की जन भावना से तय होगा, ये सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से तय नहीं होगा। मैंने ये कहा ना कि जब तक कोई प्रबल इच्छा शक्ति वाली सरकार या प्रधानमंत्री इस देश में नहीं आएगा तब तक मंदिर का मसला हल नहीं होगा। आप बताइए देश के कितने मुसलमान मंदिर का विरोध कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ वोट की खातिर सब किया जा रहा है। पूरे देश के 125 करोड़ लोगों को भरमाया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। ये है असली मुद्दा। और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये तो वर्डिक्ट दे नहीं सकता कि साहब वहां मंदिर बनाओ, ये कह ही नहीं सकता। ये उसके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात है, क्योंकि ये 125 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का प्रश्न है। जी बिल्कुल। अशोक पांडे जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जन भावनाओं का ये प्रश्न है, जमीनी विवाद है, अब इस जमीनी विवाद पर जन भावनाओं के चक्कर में क्या सिर्फ अभी तक दशकों से जिस तरह से सिर्फ राजनीतिक एक वोट बैंक के लिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, इस बार भी 2019 में लोकसभा चुनाव है, लिहाजा ठीक चुनाव से पहले इस तरह की मंदिर निर्माण को लेकर तेजी की जो बातें कही जा रही हैं, पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इस मुद्दे का नजर आता है और काफी जोरों शोरों से नजर आता है। जी बिल्कुल यही है। मैं आपको बताऊं जो इतिहास है, सबसे पहले जब इस मामले मंदिर के मामले में अब तक 4 मुकदमे हुए। एक मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया, एक मुकदमा वक्फ बोर्ड ने किया, एक मुकदमा एक सज्जन ने किया, उन्होंने कहा मैं रामलला का मित्र हूं, रामलला नाबालिग हैं, तो मैं चाहता हूं उनके लिए यहाँ लाखों करोड़ लोग आते दर्शन हो। तो निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड के जो मुकदमे थे, हाई कोर्ट ने उसको साफ साफ कहा कि नो रिलीफ ग्रांटेड, और जो ये पिटीशन है डिसमिस, दोनों को, वक्फ बोर्ड को भी और निर्मोही अखाड़े को भी, दोनों को। फिर मामला जब आगे गया, जब नए मुकदमे आए हाई कोर्ट में, फिर जब यहाँ जस्टिस धर्मवीर शर्मा और 2 और जजेस की पीठ ने उसको डिसाइड किया, तो उन्होंने ऐसा तो कहीं नहीं कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये लैंड का डिस्प्यूट है, मालिक जमीन का है, तो उन्होंने 3 टुकड़े बराबर एक निर्मोही अखाड़ा को दे दिया, एक जन्मभूमि न्यास को दे दिया, एक वक्फ बोर्ड को दे दिया। उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कह दो, पहले इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा भी कहा था कि साहब जो प्रे की नहीं गई और जमीन बांटने का अधिकार किसने, न प्रे की किसी ने, जब न वादी ने प्रे की जिसने मुकदमा दायर किया, फिर भी आपने बंटवारा कर दिया। तो ये लड़ाई सिर्फ जो है देश की जनता को भरमाने के लिए और कुछ नहीं, ये है। बिल्कुल, देश की जनता को भ्रमित करने के लिए लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अशोक पांडे साहब, तहलका इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जो कि ये कह रहे थे कि पूरा मामला जो है जमीनी विवाद को लेकर जिस तरह से लेकिन मंदिर और मस्जिद का रूप देकर के आज तक इसका सिर्फ एक राजनीतिकरण करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है। अमरजीत सिंह जी, जिस तरह से अशोक पांडे जी कह रहे थे कि पूरी तरह से जो पॉलिटिकली जो इंस्पायर है इस पूरे मुद्दे को कर दिया गया और सदियों से यही चलता आ रहा है। मुझे लगता है पांडे साहब ने बहुत बेहतर ढंग से बात को समझाया है जी। और हकीकत भी यही है, ये आम जनता के बीच में ये राम मंदिर का विवाद के रूप में पेश किया जाता है, जबकि ये टाइटल सूट का मामला है। जब कोर्ट ने सिर्फ ये तय करना है कि वो ज़मीन किसकी थी, ये ज़मीन तय करने का मामला है। लेकिन बीजेपी लगातार इसको जो है भावनाओं से लोगों की खेल करके और वोट बैंक के तौर पे इसको इस्तेमाल करती है। अभी पिछले दिनों जबकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं एक ANI चैनल पर स्वयं इंटरव्यू भी दिया और ये भी कहा कि हम जो है पहले कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे कि हमें इस पर अध्यादेश लाना है या क्या करना है। और उसके बावजूद भी आप अगर देखें, आज मैं आपके चैनल में या अन्य चैनलों में मैं देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग तमाम उस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहीं विरोध प्रदर्शन किए जाए। ये केवल और केवल इस भावना को, राम मंदिर के मुद्दे को गरमाए रखने का एक इनके पास एक ये मुद्दा है जिसको लेकर के आगे चल रहे हैं। और जबकि हकीकत आप भी जानते हैं, पांडे जी ने भी स्पष्ट किया और अन्य वकील भी जानते हैं, ये केवल और केवल एक टाइटल सूट है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। लेकिन बीजेपी इसको इस तरह से प्रस्तुत करती है कि जैसे 2 समुदायों के बीच का ये
बहुत बड़ा मामला है। ठीक है, समुदायों के बीच का मामला नहीं है खुर्शीद साहब, लेकिन अगर जमीन का भी मामला है तो आज मामला इस बात को लेकर जो गरमाता है वो इस बात को लेकर गरमाता है कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था, इस तरह की बातें तो आ रही हैं। अब जिस जनभावना का जिक्र किया जा रहा है उस जनभावना को कैसे समझाया जाए? देखिए, ये तो फैक्ट है कि वहां पर मस्जिद थी और उसको गिरा दिया गया। उससे पहले किस तरह से उसे प्लान स्ट्रेटेजिकली उसको किया गया है कि पहले वहाँ पर मस्जिद का ताला खोला गया, उसका फैज़ाबाद के अंदर जो है वहाँ पर एक टाइटल सूट डाला गया, फिर उसके बाद ताला खोला गया, फिर वहाँ पर मूर्ति रखी गई, फिर शिलान्यास किया गया, फिर चबूतरा बनाया गया। तो ये सारे का सारा जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके सामने ही सब कुछ हुआ है, उनकी शय से ही सब कुछ हुआ है, उनके दौर में सब कुछ हुआ है। बीजेपी ने और बीजेपी से जुड़ी भी जो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब आई हैं तो उन्होंने देखा कि भाई हम ये इसको ढांचा कहेंगे मस्जिद को, जो कि मस्जिद थी, इतनी पुरानी मस्जिद है, अब उसको जिस तरह से भी कन्वर्ट करके उन्होंने उसको ढांचा किया, फिर उसको गिराया। अब वहाँ पर हकीकत ये है कि वहाँ पर इस वक्त पूजा हो रही है, आर्जी तौर पे मंदिर बना हुआ है। तो जब वहाँ पर पूजा हो रही है, मुसलमानों की नमाज पे पाबंदी है, मुसलमान वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। एक मुस्लिम ने इसकी कोशिश की कि वहाँ पे हमें नमाज की इजाज़त दी जाए, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। इसके बाद क्या बेसब्री है, आने दीजिए कोर्ट से फैसला। टाइटल सूट है, डिसाइड करने के अंदर फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड होगा, आस्था के ऊपर डिसाइड नहीं होगा। अगर आस्था के ऊपर डिसाइड होने लगी चीजें तो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं। तो इस हालात के अंदर हम लोगों को सबको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए जिस तरह से आता है। कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन कोर्ट में तो जैसे बीजेपी लगातार आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही थी कि कांग्रेस अड़चन डाल रही है कोर्ट में, और आज जिस तरह से हुआ, जो इस्लामिक पक्षकार थे उन्होंने जज के ऊपर ही सवाल उठा दिया। नहीं, जज चूंकि एक्चुअली जब वो एक केस के अंदर पहले से थे तो वो एक बायसनेस शो होती है, वो उनका एक लीगल राइट था, उन्होंने अपनी बात कही कि भाई ये पहले से रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में तो वो है ना, वो न्यायिक प्रक्रिया में है। अगर जज हैं या फिर अगर वो जजमेंट दे रहे हैं अपना, तो उसमें आप ये क्यों देखते हैं कि वो किसके वकील थे? नहीं, वो ठीक है, मगर एक केस हुआ है कि जो उनके पक्षकारों के खिलाफ हुआ है, तो उन्होंने वो बात रख दी है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी हुआ है। इन्होंने इसके बावजूद भी कोशिश नहीं किया कल्याण सिंह जी ने कि इसको जो कि हल्फनामा दिया उसके हिसाब से वहां पर मस्जिद की प्रोटेक्शन की जाए। तो उस सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, एंड द कोर्ट हैज टेकन द इमीडिएट डिसीजन कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे ये लगे कि इसमें इंसाफ नहीं हुआ। एंड आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट कि उन्होंने फौरन उस पर फैसला लिया और उसकी तारीख आगे बढ़ा दी। एडजॉर्नमेंट हुआ है, अब एडजॉर्नमेंट के बाद फिर दोबारा से सुनवाई होगी। मेरे समझ में नहीं आता कि इसके अंदर इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं और क्यों कर रहे हैं। या तो ये डर है कि चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट का इलेक्शन तैयार हैं, अब वो उस तरह की पावर्स उनके पास फिर ना आए, तो शायद ये वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से इतनी इन लोगों को जल्दी है कि भाई हम लोगों को इन्होंने सारी की सारी आश्वासन दिए थे और अब वो आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से शायद फिर आने वाले टाइम में शायद वो अपनी जो वादे हैं वो पूरे ना कर सकें। ये शायद एक बात हो सकती है। जल्दबाजी क्यों? लेकिन वकील साहब, जल्दबाजी आखिर क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देर काफी ज्यादा हो गई। हर पक्ष ये कहता है कि देर काफी ज्यादा हो गई, इस मामले में फैसला जल्द होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी क्यों? आएंगे दोबारा आपके पास। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत में सभी को अपनी बात कहने का और अपना हक मांगने का हक है। और जाहिर सी बात है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तो इंतज़ार भी करना चाहिए। लेकिन सवाल दिग्विजय यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जैसे आमतौर से एक मिसाल आपने सुनी होगी कि भूखे पेट भजन नहीं होते, ये सच्चाई भी है। पहले आस्था है या पेट की भूख है? सबसे पहले सरकारों को अपने मुल्क के अंदर ऐसे लोगों को तलाशना चाहिए जो बेरोजगार हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं। अगर उनकी बेरोजगारी ख़त्म होती है तो जाहिर सी बात है आस्था भी करता हुआ वो तभी अच्छा लगता है, पूजा अर्चना करते हुए भी अच्छा लगता है, और दरबार साहब में जाते हुए भी तभी उसको अच्छा लगेगा, नमाज या इबादत करते हुए भी उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले उसकी भूख। लेकिन ये राजनीतिक जो दांव पेंच इस वक्त सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और राजनीतिक रंग किस तरीके से दिया जा रहा है, मैं पर्टिकुलर किसी भी सरकार की नहीं बात कर रहा हूँ, उसमें चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि शुरुआती दौर से 2 दशक से ऊपर जो है ना इस मामले को हो गए हैं लगातार। क्या अभी तक ये मामला अभी तक नहीं सोल्व हो पाया? लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता हैं इस मामले को
सोल्व होने देना ही नहीं चाहते। कभी कुछ जो है ना कोई बयानबाजी कर देता है, कभी कुछ कर देता है। और जहाँ तक हमारे एक जो वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी ने ये बात कही कि इसको एक राजनीतिक रंग दिया जाता है, अगर आपको रंग देना है आप दूसरी चीज़ों को रंग दीजिएगा। आप अपने देश से के अंदर से गरीबी को हटाइए, बेरोजगारी को हटाइए और उन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए जहाँ पर वाकई आवाम की ज़रूरत है और आवाम को उस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि एक रंग ऐसा दे दिया जाता है, वो चुनाव कोई सा भी आए, चुनाव आए या फिर विधानसभा का चुनाव आए या किसी और जो है बड़े चुनाव आए, तो इस मामले को इस तरीके से सुलझाया जाता है। मैं पर्टिकुलरली महंत समाज की या जो है ना साधु समाज के ऊपर ये जो है ना आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उसके अंदर भी अलग अलग जो है ना विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि देश हित ही सबसे ऊपर है, देश के बारे में सोचना चाहिए। और ये सब हालात जब पैदा होते हैं तो राजनीतिक जो एक सरकारों की एक जिम्मेदारी होती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जनता को गुमराह करने के लिए कि आपका मन उस जगह से हट जाए जिस जगह से जो वादे आपने किए हुए थे। सरकारें आती हैं जाती हैं, घोषणा पत्र भी बड़े बड़े दावे भी होते हैं, लेकिन उनको धरातल पर कितना उतरता है कितना नहीं उतरता है। लेकिन सवाल आता है कि उस वक्त जब वो जवाब जनता लेती है और जवाब जब जनता लेगी तो उसके सामने जो है ना उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है कि ये उस सवाल को तो भूल जाएंगी और जो सवाल जो है ना इनको करना है इनको उस दूसरी तरीके से उलझा दिया जाए। वरना फैसला तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। सब्र की जरूरत है, सब्र कीजिएगा सब कुछ आ जाएगा और सब्र की आवश्यकता है। लेकिन अमरजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है राजनीति की जो हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के ऊपर या फिर अयोध्या के ऊपर या फिर विवादित ढांचे के ऊपर, हर बार बयानबाजी की जाती है और लोगों को भटकाने की कोशिश की जाती है। बयानबाजी सिर्फ एक पार्टी से की तरफ से नहीं होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कई बार हर नेता इस पर बयानबाजी करता है। आखिर ऐसा क्यों कि लोगों को भटकाने की कोशिश की जा रही है? हिस्सेदारी तो बराबरी कांग्रेस की भी है इसमें। देखिए, जैसा कि वकील साहब ने भी कहा और आपने भी प्रश्न में भी आपको यही कहा कि भटकाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि चुनाव हमारे नज़दीक आ गए हैं जी, मुश्किल से 3 महीने करीब चुनाव रह गए हैं और बताने को जनता के पास इनको कुछ नहीं है कि क्या बताएंगे कि इन्होंने पिछले 4.5 साल में जनता को दिया क्या। ना रोजगार दिया, ना किसानों पर कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ किया। हर तरफ से ये सरकार फेल हुई है। इन्होंने इनके जो पुराना 2014 का इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लें तो इन्होंने जो वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा इन्होंने नहीं किया। मैं एक मिनट आपके बात को रोक रहा हूं। जिस वक्त ये ढांचा गिराया गया था, कांग्रेस के नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह की सरकार थी। तो अगर इस बात को देखा जाए तो ये शुरुआत तो आपकी सरकार से ही हो चुकी थी। वो भले ही आगे आके कोई सी भी सरकारें इसको कैश कर रही हैं। ये आप जो बात कह रहे हैं ये बड़ा लंबा विषय है। इसमें उस वक्त क्या हुआ, क्या इन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया, क्या सेंटर को उन्होंने आश्वासन दिया, किस रूप से ये लोग वहाँ पूजा करने गए और फिर उसमें उसी भाव में आकर इन्होंने ढांचा जिसको कहते हैं बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया, वो एक अलग विषय है। सवाल ये है कि आज की जो बात कर रहा हूँ मैं, 2014 में इन्होंने जो कहा और आज केवल इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ये केवल और केवल इस प्रकार से भावनात्मक मुद्दे, अब जैसे आपने पिछले दिनों देखा जैसे महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के पर ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा लेके आ गए। आजकल लोकसभा राज्यसभा में आज ये आरक्षण का मुद्दा लेके आ गए। हकीकत क्या है उस आरक्षण की, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, केवल वो भटकाने के लिए। और वही उसी क्रम में आज एक सुप्रीम कोर्ट ने डेट आगे करी है। केवल डेट आगे करने पर आप देखिए इन्होंने कितना बवाल मचाना शुरू कर दिया। अरे आप इंतजार कीजिए, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कर रहा है क्या क्या करता है। लेकिन क्या शांतिपूर्ण निदान, सवाल ये अमरजीत जी, सवाल ये क्या शांतिपूर्ण निदान कांग्रेस चाहती है? क्योंकि शांतिपूर्ण निदान तो अभी तक अगर चाहती तो वो दिखा नहीं कहीं। नहीं तो कांग्रेस का तो एक ही आपको मैंने बताया, हम तो हमेशा से एक ही हमारा रहा है कि जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। वो तो प्रधानमंत्री ने भी कहा, आज भी कहते हैं। तो हम तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हम तो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। आप जाकर देखिए विरोध प्रदर्शन करने वाले कौन है,
भाजपा के हैं या भाजपा के जो संगी साथी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, या हिंदू विश्व हिंदू परिषद है, या अन्य उनके संगठन के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। पार्टी तो हमारी कोई विरोध नहीं कर रही। हमारी पार्टी का सीधा सीधा ये कह रहा है जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, हम उसको मानेंगे, सम्मान करेंगे। और ये कहने को प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं। दोहरा चरित्र है बीजेपी का। देखिए आप, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि जब कोर्ट फैसला देगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। खुर्शीद साहब, शांतिपूर्ण निदान क्या कोई नहीं चाहता है? देखिए, बात यह है कि इंसाफ मिलना कहाँ से है। सबसे पहली बात तो ये है जी, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। उस इंसाफ के बाद जो पार्लियामेंट अगर उनके मुआफिक फैसला नहीं आता है तो पार्लियामेंट में उसके लिए कानून बनाया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं अभी एक हफ्ते से पूरी डिबेट्स आ रही हैं, किस तरह से वो कुत्ते बिल्लियों की तरह से वहाँ पर बातें होती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, कोई लॉजिकल बात नहीं होती है। वो उस तरह के कानून बनाने से क्या इस मुल्क का भला होगा? मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ जो मुझे वाकई हर वक्त चिंता में डाले रखती है जी। इस मुल्क की जीडीपी, हमारे भारत की जो जीडीपी है उसका 68% हमारे ऊपर कर्ज है जी। हर टिक ऑफ सेकंड के ऊपर हमारे ऊपर 1,44,000 रुपए कर्ज का इंटरेस्ट चढ़ जाता है। हमारे जो एक बच्चा भी पैदा होता है उसके ऊपर 80,000 कर्ज होता है। ये मुल्क में अगर आप टोटल इनकम काउंट करें पर कैपिटा इनकम तो वो 34,000 रुपए आती है। मैं आपको उस दौर की बात बताता हूं जब इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये मुगलिया सल्तनत का टाइम था जब 1526 से लेकर के 1858 तक जो मुगलिया दौर गुजरा है, उसके अंदर जो बेस्ट टाइम है वो उस टाइम के अंदर आप ये देखिए कि उस वक्त हमारे पास 28,000 टन बुलियन सोना चांदी था यहाँ पर इस मुल्क के अंदर। हम 25% अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करते थे। हमारी इकोनॉमी ऐसी थी कि फ्रांस में जो उस वक्त किंग लुइस 14 उनके शासन से 10 गुनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी थी, 7 गुनी हमारी पॉपुलेशन थी। उसके बावजूद भी हमारी जो आमदनी पर कैपिटा थी वो 34,000 रुपए थी। तो आज हमारे मुल्क को जरूरत इस बात की है कि हम मुल्क को हम बनाना चाहते हैं सुपर पावर, और हम इस तरह की चीजों में उलझे हुए हैं। लेट द कोर्ट डिसाइड इट, जो भी फैसला होगा वो हम सब मानेंगे उसको। और इसमें ये कहना कि इसमें रोड़ा अटका रही है कांग्रेस, ये तो बीजेपी वालों का तरीका है कहने का। और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले इसके अंदर जो है एग्रेसिव हैं, वो चाहते हैं। देखिए, हम इस सियासत में नहीं जाना चाहते। हम तो ये चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा संजय राउत जी ने, कि राम मंदिर के नाम के ऊपर एक जेनोसाइड हो चुका है। आप कितना खून और बहाना चाहते हैं लोगों का? इस खून खराबे को बंद कीजिए और जो जायज फैसला है, हक का फैसला है, वो फैसला आने दीजिए। जो होगा वो सब उसको मानेंगे और इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है अमरजीत जी, खून खराबा कितना होगा? क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है, इसी तरह से अगर जिस तरह से इंतजार बढ़ रहा है, एक चिंता ये भी है लोगों की इस इंतजार के पीछे कि इंतजार जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या इसके बाद परिणाम भयंकर नहीं होंगे अगर गड़बड़ हो जाती है? ये तो क्या करें अब। आप सुप्रीम कोर्ट का अपना तरीका है, सुप्रीम कोर्ट का अपने यहाँ जो काम करती है वो मेरिट पे काम करती है। क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी के या जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके दबाव में आके काम करेगी? सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती, किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम नहीं करती, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हाँ, बीजेपी ये जरूर दबाव डालने की जैसे राजनीति, जैसे मैं बता रहा हूँ, चल रही है। ये बयानबाजी आ रही है, कुछ साधु संत समाज की तरफ से आ रही है, जैसे मैंने बताया कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, या ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव बना रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा अमित शाह जी का भी बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अब बताइए, क्या कोई राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जन भावनाओं का? सुप्रीम कोर्ट सभी की भावनाओं का सम्मान करती है, संविधान के दायरे में चलती है, मेरिट पे चलती है। वो किसी की भावनाओं का सवाल नहीं है। वो अपने मेरिट, जिसका जो हक बनेगा सुप्रीम कोर्ट उसको देगा, उसका पूरा सम्मान होगा। आप ये चाहें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालें क्योंकि चुनाव नजदीक है, इनके पास फिर कहा, कहता हूं शुरू से, मैंने पहले भी कहा, इनका बताने के लिए कुछ नहीं है। ये जनता को अब ये बताना चाह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस की राजनीति राम मंदिर से नहीं चलती है? अगर राम मंदिर का फैसला निकलता है या फिर अयोध्या का विवाद का हल निकलता है तो राजनीति तो कांग्रेस की भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को इस बात का क्या डर है? कांग्रेस को इस बात का क्या डर है कि जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ रहता है, जो मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस का कहा जाता है, वो मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा?
कौन सा मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति कांग्रेस कतई नहीं करती। आप गलत, मैं कह रहा हूं दिग्विजय भाई, आप गलत तरीके से कह रहे हैं। कांग्रेस कभी भी जाति विशेष, धर्म विशेष की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस काम करती है या जो राजनीति करती है वो एक जन मुद्दों पर बात करती है, जो जन भावनाओं की बात करती है उस पर काम करते हैं। ये भड़का करके राजनीति करना कांग्रेस की कतई, आप देखिए सन 47 से लेकर के आज तक, ये मोदी साहब कहते हैं कि क्या किया, आप जानते हैं कि क्या किया कांग्रेस सरकार ने। आज जिन हमारे पास जो उपलब्धियां हैं सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने क्या दिया, केवल लोगों को भड़काया और बांटने की राजनीति करी है। कांग्रेस की कभी ये मंशा नहीं रही कि हम समाज को बांटे। कांग्रेस सबको लेकर साथ चलती है, वो किसी धर्म विशेष, समुदाय या किसी जाति वर्ग से आता हो। हमने कभी भी बांटने की राजनीति नहीं करी। हम तो मंदिर की भी बात करते हैं, हम सम्मान की बात करते हैं। कोर्ट जो निर्णय देगा हम मंदिर का भी उतना ही सम्मान करेंगे। वकील साहब, देखिए, इन सब बातों से एक बात तो साफ तौर से निकल के आती है कि असली देशभक्त कौन है। यहाँ सवाल ये है कि जो आदमी अपने मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है उसके ऊपर विश्वास करने वाला ही आदमी आज सही मायनों में इस देश का सच्चा भक्त है। लेकिन तो वकील साहब आप देखो ना, विरोध करने वाले कौन लोग हैं। आप बड़ी अच्छी बात करी आपने। आप देखिए कौन लोग हैं विरोध, वही आपने बड़ा अच्छा पैमाना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदर कौन करते हैं। आप आदर कौन करते हैं, देखिए यही लोग हैं जो विरोध की राजनीति करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते हैं, और जन भावनाओं के नाम पर किए सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तो सम्मान करते ही नहीं भाजपा के लोग। नहीं, बिल्कुल सही है अमरजीत जी, ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, वो भी बात सही है। लेकिन जो इस बहस से ये जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं और देशभक्ति को लेकर काफ़ी कुछ बयानबाजी भी होती हैं, तो जहाँ तक मैं अपने अनुभव से एक बात समझाऊँ, ये बात बिल्कुल सच है कि असली जो देश का भक्त है वो ही इंसान है, वो यहाँ पर करोड़ों लोगों में कि जो अपने मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है, एक सबसे बड़ी उम्मीद है, उस पर एक आस लगाकर चलता है। असली देशभक्त तो वही है। लेकिन यहाँ फिर वही दिग्विजय जी बात आती है कि कहीं ना कहीं भावनाओं को थोड़ा सा कुरेद कर जो राजनीति की जाती है, तो उसकी जो असली देशभक्तता है, असली जो देशभक्त उसको हमें कहना चाहिए, उसको अपने मुद्दे से बिल्कुल हटा दिया जाता है। बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप, और इसी दौरान जो मुल्क पीछे हटता है तो उसमें आम जनता का ही नुकसान होता है, इन राजनेताओं का कोई नुकसान नहीं होता। ये सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने भी है कि जनता इस चीज को सोचे कि ठीक है, अगर वो आस्था का केंद्र है तो मना कौन कर रहा है भाई। अपनी आस्था को आस्था तक रखिए, रोजमर्रा की जिंदगी को रोजमर्रा तक रखिए, विकास की गति पर आगे बढ़ते रहिए। अब तभी तो आप जो है ना विकासशील या विकास देशों की सूची में अपने आप को ला सकेंगे कि हमारा मुल्क जो है ना विकास। तो भाजपा का दोहरा चरित्र है, वो बात विकास की करती है, जनता समझ रही है। हाजी अली का कोई निर्णय आता है तो उसका वो स्वागत करते हैं, वही निर्णय, वही सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सबरीमाला पर निर्णय देती है तो ये लोग उसका विरोध करते हैं। अरे कैसे ये लोग सम्मान। लेकिन कांग्रेस के भी कई मौके ऐसे हैं जबकि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार कर रही थी। ठीक है खुर्शीद साहब, एक जो यूयू ललित का सवाल था आज, जिस पर सवाल ये उठाया गया कि यूयू ललित इस बेंच में शामिल नहीं होने चाहिए, तो वो हट गए हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि इन 5 बेंचों, जो 5 जजों की बेंच बैठी हुई है, इसमें कोई मुस्लिम पक्ष का वकील नहीं है। इस पर भी सवाल उठाया आज मुस्लिम पक्षकारों ने, क्या ये सवाल भी जायज है? देखिए, इससे पहले भी जो बेंच ये थी, नजीर साहब की बेंच थी जी, नजीर साहब भी रहे हैं। बात वो नहीं है, बात इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ दिखना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कोर्ट। इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ दिखना भी चाहिए। मुसलमानों के होने से, लेकिन आज सवाल उठाया गया, आज बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया, और कोर्ट में सवाल नहीं उठाया गया, कोर्ट के बाहर सवाल उठाया गया, कोर्ट के बाहर सवाल उठाया। लेकिन अगर इन केस अगर कोई डिसीजन आ जाता है उसके बाद अगर इस तरह के सवाल उठाए गए कि भाई वहां पर तो कोई मुस्लिम वकील था ही नहीं, कोई जज था ही नहीं, हमारा तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो अगर मान लीजिए आप उसमें बिठा भी देते हैं एक जज को, तो आपकी जो 5 जज की बेंच है उनकी जो राय आमा होगी उसी के बेसिस के ऊपर फैसला होगा।
तो ठीक है, आप एक डिसेंट दे सकते हैं, आप एक अपनी कंसेंट दे सकते हैं, आप जो भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं वो दे सकते हैं, मगर क्या हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारे हिंदू भाई हैं और जो जजेस वहां पर बैठे हैं, क्या वो हमें इंसाफ नहीं देंगे? हम तो उम्मीद करते हैं कि वो भी इंसाफ देंगे। तो हमें इस तरह की बातों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसे टाइटल सूट और इट शुड बी डिसाइडेड ऑन द फैक्ट्स। ये नहीं है कि वो ये आस्था से कोई मामला ही नहीं है तो उसका टाइटल सूट है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुआ है डिसीजन, उसके खिलाफ एक तरह से वहां पर सुनवाई के लिए उसको उस जो वहां से डिसीजन हुआ है उसको चैलेंज किया गया है कि वो जमीन जो है 3 हिस्सों में बटे या ना बटे। ये चीज डिसाइड होनी है। इसमें ना तो मंदिर बनाने की बात है, ना मस्जिद को गिराया है उन लोगों की बात है, क्योंकि वो चीजें अलग-अलग हैं। मस्जिद को गिराया गया वो ऑफेंस है, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है वो उनका देखने का है, इंसाफ क्या मिलता है वो देखने का है। तो इस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ का राज होना चाहिए, इंसाफ की बात होनी चाहिए और हमें सबको उसका इंतजार करना चाहिए और सबको धैर्य के साथ उस बात का इंतजार करके आपस में जो खून खराबे का जो एक माहौल हम बना देते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़का करके खून खराबा बढ़ा देते हैं। हम तो सब आपस में इस मुल्क के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। तो इस हालात के अंदर हमारे हकों को भी पामाल ना करें और आपके हकों को भी पामाल ना हो, इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। ये जो राजनीति है गलत है कि किसी को किसी मामले में भड़का दिया। कांग्रेस है 55 साल राज किया है, हरिजन ने जो हमारे दलित भाई हैं और मुसलमानों ने पूरा सपोर्ट किया है। कांग्रेस ने इस देश को ऐसे मुकाम के ऊपर लाया है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज जो ये 4.5 साल की गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं देखता हूं उसके नाम, मैं फैक्ट्स देखता हूं, फाइनेंशियल फैक्ट्स देखता हूं। आज की डेट के अंदर भी हमारा सारे का सारा जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें वर्ल्ड बैंक के, IMF के कर्जे हैं। जो कर्जे हम दे नहीं पा रहे हैं, हमारा मुल्क इंटरेस्ट के अंदर डूबता चला जा रहा है। हम जो है इन चीजों के अंदर उलझे हुए हैं, बेवजह की जो हमारी चीजें हैं उनमें ना करके सरकार कहती है कि हमने काफी कुछ किया है। ये असल देश के हित में है कि हम अपने देश के लिए काम करें। चलिए अपने देश के लिए काम करें। अमरजीत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने खुर्शीद साहब से भी पूछा था, जिस तरह से बाहर से ये आवाज सुनाई दी कि इन 5 जजों में कोई मुस्लिम जज तो है नहीं, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो बाहर से बयानबाजी हो रही है यही वो चीज है जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि रोड़ा अटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की बात उठाई जाती है? ये तो आपने स्वयं कहा कि जैसे बाहर बयानबाजी हो रही है, कोर्ट में कहीं इसका कोई, और बल्कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं जो कोर्ट में मौजूद थे उनकी तरफ से भी बाद में यह बयान आया। वो उन्होंने कहा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था है और हमारी तरफ से कतई ऐसा नहीं है कि 5वां जो जज हो वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा 5वां जज कोई भी होगा और जो कोर्ट का निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है कि बाहर कोई पक्षकार कोई क्या बात कर रहा है। पक्षकार वो है जो कोर्ट के अंदर मौजूद है और वो कोर्ट में अपनी बात उन्होंने कही है कि हमें पूरी आस्था है कोर्ट में, जो कोर्ट निर्णय करेगा हम उसको मानेंगे। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी मैं पढ़ रहा था शायद 2-3 दिन पहले कि एक अदालत के अंदर इस वक्त 160 मुकदमे हैं जो 64 साल से पेंडिंग है। 64 साल से वो पेंडिंग मुकदमे हैं और आज तक उनके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। तो उन लोगों के हितों के लिए भी क्या हम लोग कभी आवाज उठाते हैं? हम लोगों को वो भी तो हमारे भाई हैं जिनके वो पेंडिंग वहां पर 64 साल से मुकदमे चल रहे हैं और किसी तरह का कोई रिलीफ आज तक नहीं मिला है। तो हमें एक नजर से देखना चाहिए, हम सब हिंदुस्तान के लोग रहने वाले हैं। अगर हम लोगों के अंदर इक्वालिटी नहीं होगी, आज यही मुसीबत होती चली जा रही है कि हमारी जो हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म होता चला जा रहा है। 1.5% लोगों के पास सारी ताकत आती चली जा रही है, चाहे उनके पास में फाइनेंशियल ताकत हो, चाहे सारी वेल्थ हो। इस मुल्क का खजाना सारे का सारा 1.5% लोगों के पास आता चला जा रहा है और बाकी जो लोग हैं, आपका कहना यह है कि हम इन मुद्दों में उलझ कर रह गए हैं और जो मूलभूत बातें थी उन पर बातें नहीं की जा रही, उन पर चर्चा नहीं की जा रही। वकील साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कई बार जब उत्तर प्रदेश, चाहे अयोध्या हो या लखनऊ हो या फिर इलाहाबाद प्रयागराज हो, यहाँ के लोगों से इस मामले में बातचीत की जाती है, वो लोग ये कहते हैं कि हम तो भूल जाते हैं काफी समय तक कि इस तरह का कोई मामला है। लेकिन जब बयानबाजी इस मामले पर आती है, चाहे वो बाबरी मस्जिद पर आए, चाहे वो राम मंदिर पर आए, चाहे वो पूरे अयोध्या विवाद पर आए, जब कोई बयान सामने आता है तब उन लोगों को याद आती है कि इस तरह का कोई मामला भी था। यानी कि लोग भूल जाते हैं, उनको जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश की जाती है। ये तो राजनीति की वोट बैंक को हवा देने वाली बात है, सीधी सीधी। और कुल मिला के आज तो हमें सही मायनों में उस मामले, ऐसे हालात को देखते हुए हमें ये अफसोस अपने ऊपर खुद करना चाहिए कि जब ये मुल्क जो है ना अंग्रेजों के चुंगल में था, कितनी जद्दोजहद के साथ कितने हमारे जो है ना कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों ने
कुर्बानियां दी, उसके बाद जो है ना हमारे पास संविधान मिला, एक स्ट्रक्चर मिला, एक तौर तरीका मिला कि किस तरीके से हम लोगों को आपस में रहना है, एक जमहूरियत के तौर से संविधान को तैयार किया गया। तो क्या जो है ना जैसे ये हालात बन रहे हैं, उन लोगों की आत्माओं को नहीं दुख होगा इस चीज़ का, हमें सोचना चाहिए। क्योंकि जो है ना संविधान में सीधा सीधा जो है ना फंडामेंटल राइट में राइट टू रिलीजन हम लोगों को दिया गया है कि आपको अपना धर्म पर चलने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन अधिकार होते हुए भी फिर उसको ऐसी हवा दे दी जाती है। तो ये सीधी सीधी राजनीति है। क्या इससे पहले भी बहुत सी ऐसी जगह हैं दिग्विजय जी जहाँ पर मैं आपको जो है ना जिंदा मिसाल भी दे सकता हूँ। अब दिल्ली के अंदर जो है ना निजामुद्दीन मरकज के पास चले जाइएगा, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ इबादत होती है, दूसरी तरफ जो है ना वो पूजन कीर्तन होती है। तो वो क्या आस्था का केंद्र नहीं है? बिल्कुल। लेकिन सवाल ये होता है कि इसको भड़काने के बाद अब हवा देने की बात ये है कि इससे पहले बड़ी बड़ी जो है ना हमारे माननीय आडवाणी जी ने भी रथ यात्रा निकालकर इस मामले को इतना सुलगा दिया गया, इतना गरमा दिया गया, क्योंकि आज हालांकि अगर वो वक्त देखा जाए उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है, पुरानी चीज़ों को, पुराने उन लोगों की शहादत को, उनकी कुर्बानियों को आज हम भूल कर आपस की जो है ना कि भाईचारा, आपस का भी एक भाईचारा बना रहना चाहिए और भाईचारे को उसको भूल जाना चाहिए। ये सब चीज़ों को भाईचारा बना रहना चाहिए, लेकिन इसको बना रहना नहीं दिया जाता है। अमरजीत जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, ये बीजेपी का अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें और पिछले 4.5 साल का विशेष तौर से आप देखें कि इन्होंने कोई हमारी संवैधानिक संस्था ऐसी नहीं है जो कि इन्होंने जिसको तोड़ने का काम नहीं किया, जिस पर अपना दबाव डालने का काम नहीं किया। एक हमारी आज संस्था सुप्रीम कोर्ट है जिस पर हम आज विश्वास कर सकते हैं। पिछले दिनों सीबीआई के साथ क्या किया, चुनाव आयोग के साथ क्या किया, सीवीसी के साथ क्या किया, ऐसे अनेकों संस्थाएं हैं। तो मेरा कहना ये है, आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें। मेरा उन लोगों से कहना है जो इसका विरोध कर रहे हैं या जो इसको बढ़ा चढ़ा करके एक हिंदू मुस्लिम के समुदाय के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, इंतजार करें, धैर्य रखें। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा मुझे लगता है बेहतर निर्णय आएगा और सर्वमान्य होगा। हमें इंतजार करना चाहिए इस पर। बिल्कुल। खुर्शीद साहब फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस है ये जल्दी ही डिसाइड होगा, मगर इसके लिए जो भी ड्यू प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बार बार इस पहलू के ऊपर ना हमें बाहर डिस्कस करना चाहिए, ना हमें देश के किसी हिस्से में डिस्कस करना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, अगर यही ख़त्म हो गई तो फिर तो ये सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, संविधान ही खत्म हो जाएगा, हमारा मुल्क ही खत्म हो जाएगा। इन इंस्टीट्यूशन पे भरोसा अगर खत्म हो गया तो फिर क्या रहेगा हमारे पास? बिल्कुल। हमें कोशिश करनी चाहिए आराम से, सुकून के साथ में जो भी फैसला है उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी फैसला है उस पर सभी को सब्र रखना चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत सिंह जी, खुर्शीद अहमद साहब, वकील अहमद साहब, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तारीख पर तारीख का फिर एक बार फिर से 29 जनवरी का है। 29 जनवरी को 5 जजों की पीठ बैठेगी। इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि अगली तारीख कब होगी और क्या इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि काफी एक लंबे समय से ये मामला अटका हुआ है। काफी लोग कह रहे हैं कि मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों का कहना है यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया से इस पर अपना फैसला सुनाएगा। इंतजार सभी को करना चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।